जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। इस कहानी के कथावस्तु हम जानेंगे, साथ ही कहानी की समीक्षा और कहानी पर प्रश्नोत्तर चर्चा भी रहेगी। स्वामी रावण तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के पाठ्यक्रम में इस कहानी को प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 2024 में NEP के अनुसार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी यह कहानी शामिल है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है। साहित्य जगत में उन्हें प्रेमचंद कहा जाता है। शुरुआती दौर में इन्होंने उर्दू साहित्य लिखा है, इसलिए उर्दू में नवाब राय के नाम से ये जाने जाते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही ग्राम में वाराणसी के निकट हुआ है, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1936 में। इनके रचनाओं में जो प्रसिद्ध उनके उपन्यास हैं वो इस प्रकार है: सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। गोदान कृषक जीवन पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ है। इनके नाटक हैं करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। कहानियों में जो प्रसिद्ध कहानियां हैं: पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। विद्यालयीन जीवन के पाठ्यक्रम से महाविद्यालयीन जीवन तक कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कहानियां आपने पढ़ी होगी। ईदगाह ये कहानी भी पाठ्यक्रम में शामिल है। दो बैलों की कथा ये CBSE के पाठ्यक्रम में 9th क्लास के CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं जो हमें हिंदी साहित्य पढ़ते समय बार बार पढ़ने को मिलते हैं और उनके लेखन को पसंद किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि कहानी पर विस्तार से चर्चा इसमें की गई है। कहानी के तत्वों की दृष्टि से भी कहानी का उद्देश्य भी बताया है, स्पष्ट किया हुआ है विस्तार से, और कथा वस्तु भी बताने वाले हैं। कहानी के पात्रों में मुख्य पात्र हैं जुम्मन शेख, अलगू चौधरी जो जुम्मन शेख का मित्र है। जुम्मन शेख एक मुस्लिम व्यक्ति है और अलगू चौधरी हिंदू है, लेकिन दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। गौण पात्रों में करीमन ये जुम्मन शेख की पत्नी है। उसके बाद खाला जो जुम्मन शेख की मौसी है। बटेसर ये बैलों को बेचने वाला, जिससे अलगू चौधरी ने बैल खरीदे हैं। समझू साहू ये गांव का व्यापारी है, इसी को अलगू चौधरी ने अपना एक बैल बेचा है। रामधन मिश्र ये पंच हैं। कहानी के मुख्य बिंदु के आधार पर हम कथा वस्तु को जानेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। कहानी के दोनों नायक हैं और जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों बटाई से खेती करते हैं। आपस में इनके सारे लेन देन के व्यवहार होते हैं। दो अलग अलग धर्म के होते हुए भी दोनों की घनिष्ठ मित्रता को पूरे गांव वाले सराहते हैं। जुम्मन शेख को जब हज जाना होता है तो अपने परिवार की जिम्मेदारी वो अलगू चौधरी पर छोड़ता है। ठीक वैसे ही अलगू चौधरी को कहीं दूर गांव जाना होता है कुछ दिनों के लिए, तो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी को जुम्मन शेख पर छोड़ता है। इस प्रकार दोनों की बहुत अच्छी मित्रता है। जुम्मन शेख के अपने दूर के रिश्तेदारों में एक मौसी है, जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसने खुद उठाई है। जुम्मन शेख द्वारा अपनी मौसी के भरोसे को तोड़ा जाता है जब वह अपनी मौसी के नाम की खेती और मकान को अपने नाम कर लेता है। मौसी के ही मकान में रहते हुए जुम्मन शेख अपना गुजारा कर रहा होता है, लेकिन मौसी के साथ उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलते जाता है। जुम्मन शेख बहुत चतुर व्यक्ति है। 1 साल तक मौसी के साथ
जो जितना प्यार से व्यवहार उसने किया है, आगे वह उस प्रकार का नहीं करता है। पत्नी भी उसकी ताने कसती है। करीमन जो जुम्मन शेख की पत्नी है, बार बार मौसी को खाना परोसते समय ताने भी परोसती है। कपड़े लते आदि की भी उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। तो बड़ी मुश्किल से 2 साल तक वो निकालती है। करीब 3 साल उनके साथ वह रही है, जिसमें 1 साल उनका व्यवहार अच्छा था और आगे के 2 साल बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ में मौसी गुजारती है। बार बार वह जुम्मन शेख को कहती है, करीमन अर्थात जुम्मन शेख की पत्नी को भी कहती है कि उसने तो सब कुछ अपना दे दिया है, फिर उसे समय पर खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, कपड़े लत्ते भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए अंत में वो आखिरी बार जुम्मन से कहती है कि मैं अपना गुजारा खुद करूँगी, मुझे अपने खेती से आने वाले पैसे हर महीने भी दिया करो, जिससे मैं अपना गुजारा खुद करूँगी। लेकिन इस बात से भी अस्वीकार करते हुए बात को टाल देता है जुम्मन शेख। तब मौसी जुम्मन से कहती है कि मैं पंचायत बुलाऊंगी और उसी में फैसला होगा कि मेरे साथ तुम्हें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और मुझे क्या क्या मिलना चाहिए। जुम्मन शेख इस बात से किसी भी तरह से दबाव में नहीं आता है, उल्टा वह तो निश्चिंत हो जाता है। पंचायत बुलाए या कुछ भी बुलाए, मौसी का कौन सुनने वाला है, क्योंकि मौसी तो वैसे भी अनाथ है। जो कोई है वो जुम्मन शेख ही है उसका, और जुम्मन शेख का कहीं ना कहीं दूसरों से नाता पड़ता है या काम होता है, जिस बहाने लोग उसकी ही सुनेंगे। मौसी का तो आर्थिक रूप से न मौसी अब किसी तरह से सक्षम है, और ऊपर से जो समाज व्यवस्था उस समय थी, उसमें स्त्रियों को गौण समझा जाता था। ज़मीन जायदाद आदि के मामले में कोई हिस्सेदारी उसे नहीं दी जाती थी। अब जब इसने वो सारी ज़मीन अपने नाम कर ली है, मकान अपने नाम कर लिया है, तो अब कुछ बाल बाका नहीं हो सकता है जुम्मन शेख का, ये उसे पूरा भरोसा है। और गांव के जो पंच है या कोई जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरे एहसान तले दबे हुए हैं, तो पंच के रूप में जो सामने बैठेंगे वो मेरे परिचित रहेंगे और मेरे एहसानों तले दबे हुए, इसलिए मेरे विरुद्ध में, विपक्ष में वो फैसला नहीं करेंगे, मेरे पक्ष में ही करेंगे। तो इस प्रकार पंचायत बुलाई जाती है, और पंचायत बुलाने से पहले मौसी जो है जिन पंचों के घर जाकर अपना दुख सुनाती है, वजह सुनाती है पंचायत की, तो वहाँ कुछ लोग उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। आखिरी में वह अलगू चौधरी के घर भी जाती है, पंचों के घर जाती है, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर जाती है। हालांकि बहुत बूढ़ी है, कमर झुकी हुई, उसकी पीठ झुकी हुई है, और ऐसी अवस्था में वह चलने के लिए भी जिसे मुश्किल होता हो, लेकिन बहुत कष्ट से हिम्मत करते हुए वो पंचों के घर और गांव के प्रतिष्ठित लोगों के घर जाकर पंचायत में शामिल होने के लिए कहती है। यहाँ पर प्रेमचंद ने यह भी बताने की कोशिश की है कि कोई भी बेसहारा हो या कमज़ोर हो, और ख़ासकर उस समय महिलाओं की स्थिति को बताते हुए अन्याय को सहन नहीं करना है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, ये भी संदेश दिया है। किसी भी तरह से कोई कमज़ोर भले ही हो, यदि साहस है तो कुछ कोशिश करेंगे तो ज़रूर आगे कुछ होगा, ये भी उनको कहना है। तो पंचायत में अलगू चौधरी भी शामिल होते हैं, और पंचायत जिस दिन बुलाई जाती है सारे पंच आदि बैठ जाते हैं। उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी, यहाँ पर पंचायत के माध्यम से प्रेमचंद ने बताने की कोशिश की है। गांव के कुछ प्रतिष्ठित या बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्तियों को पंच के रूप में चुना जाता था, और जैसे आज कोर्ट कचहरी में न्याय व्यवस्था जो है, उस समय ग्राम स्तर पर पंचायत ये न्याय व्यवस्था थी। छोटे स्तर पर ये 1915-16 की बात है, उस समय की न्याय व्यवस्था को लेखक ने बताने की कोशिश की है। ग्रामीण समाज में जो समाज रचना है उसको भी यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उसका यथार्थ चित्रण किया हुआ है। तो पंचायत में ऐसे पंच होते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग समझदार लोग, और साथ ही
दोनों पक्षों की ओर से जिस पर अन्याय हुआ है और जिसने किया है उन दोनों की ओर से भी पंच होता है बोलने के लिए। तो सबसे पहले मौसी को पूछा जाता है कि उसकी ओर से पंच कौन रहेगा। तो पंचायत में अलगू चौधरी को वो पंच के रूप में चुनती है। तो जुम्मन शेख को बड़ी खुशी होती है। बाकी पंच तो कहीं ना कहीं उनसे मनमुटाव हुआ था जुम्मन शेख का। तो अब उसे लगा था कि ये मेरे पक्ष में फ़ैसला करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मेरा ही मित्र अलगू चौधरी पंच के रूप में सामने है तो वह निश्चिंत हो जाता है। और अलगू चौधरी ने मौसी से पहले कहा था कि वह पंचायत में आकर क्या करेगा, क्योंकि जुम्मन शेख तो मेरा मित्र है, मैं उससे दुश्मनी नहीं बोल सकता, उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। तो ऐसे में मेरा वहाँ आकर क्या काम। बाकी सब लोगों को तुम भले ही बुलाओ, लेकिन मेरा आना ठीक न होगा। उस समय मौसी कहती है कि मैं सबको अपना दुखड़ा तो सुना चुकी हूँ, कौन कौन आएगा पता नहीं, पर तुम्हें आना होगा। क्या अपनी दोस्ती के लिए तुम अपना ईमान बेचोगे? तो यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से सोचता है अलगू चौधरी, और मौसी की इस बात को याद रखते हुए वह पंचायत में शामिल होता है। और मौसी जब पंच के रूप में उसे चुनती है तो उसे और धक्का लग जाता है, क्योंकि वो इस न्याय व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहता। वह मौसी के साथ अन्याय भी नहीं करना चाहता और अपने मित्र को दुखी भी नहीं करना चाहता, इसलिए वह शामिल नहीं होना चाहता था। और शामिल भी हो तो केवल सुनने के लिए। पंच के रूप में जब मौसी नाम लेती है तब वह मौसी को याद दिलाता है कि मैं जुम्मन शेख का जिसकी शिकायत तुम करने आई हो, मैं उसका मित्र हूँ। ऐसे में मेरा पंच के रूप में रहना क्या ठीक होगा? लेकिन मौसी को पता है कि पंच के रूप में तुम काम करोगे तो निष्पक्ष होकर करोगे, और कोई दोस्ती के लिए थोड़ी ना ईमान बेचता है। इस बात को वो फिर से याद दिलाती है। और इस प्रकार पंचायत जब बैठती है, सवाल जवाब होते हैं। जुम्मन शेख को कई सवाल पूछे जाते हैं अलगू चौधरी द्वारा। मौसी की भी बात सुनी जाती है, जुम्मन की भी बात सुनी जाती है। जुम्मन का मानना है कि दोनों औरतों में यानी अपनी पत्नी और मौसी में, खाला में अक्सर झगड़े होते हैं, और औरतों के झगड़े में किसी पुरुष का क्या काम, इसलिए मैं उसे अनदेखा करता हूँ। बाकी तो खाने पीने और कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है। मेरी ही परिस्थिति आर्थिक इतनी ठीक नहीं है, जितनी है उसमें हम सब गुजारा करते हैं, ऐसा उसका मानना है। और मौसी की शिकायत थी कि उसे 2 साल से नए कपड़े तक खरीदे नहीं गए हैं, और खाना तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिलता है, बहुत देर से, और वो भी ताने कसते हुए, कभी मिला कभी नहीं मिला, इस प्रकार की स्थिति। सवाल जवाब से ये तय होता है कि जिस मकान में अलगू शेख रहता है उसे किराए से भी दिया जाए तो किराए की रकम मिलती है। खेत से जो अनाज पैदा होता है तो साल भर में जितनी खेती उसने मौसी से ली है उससे जो पैदावार मिलती है उससे भी कुछ निश्चित रकम आराम से मौसी को दी जा सकती है। इसलिए अंत में यह निर्णय किया जाता है पंचायत में अलगू चौधरी द्वारा पंच के रूप में मौसी के पक्ष में न्याय देते हुए वह जुम्मन से कहता है कि हर महीने मौसी को कुछ निश्चित रकम दी जाएगी, और यदि ऐसा उसे स्वीकार नहीं है तो जो कुछ मौसी से उसने लिया है, मकान और ज़मीन, वो उसे वापस लौटानी पड़ेगी। इससे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती में दरार आती है, दुश्मनी में दोस्ती बदल जाती है, और पूरी तरह से जुम्मन शेख नाराज़ हो जाता है अलगू चौधरी से। उसे विश्वास था कि फैसला वह अलगू चौधरी जो है जुम्मन शेख के पक्ष में करेगा, लेकिन यहाँ पर अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के विरुद्ध फैसला सुनाया, इसलिए दोनों में हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती है। अब ऐसा होता है कि जुम्मन शेख इस इंतज़ार में है कि अलगू चौधरी का कुछ नुकसान हो और वह कहे कि मेरे पक्ष में फैसला करने के बजाय मेरे विरुद्ध इसने फैसला किया, इसलिए उसका गलत हुआ। और ऐसा होता है कि 1 महीने बाद अलगू चौधरी के एक बैल की मृत्यु होती है, तो पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीटते हुए जुम्मन शेख बताता है
कि ये अलगू चौधरी के बुरे कर्मों का फल है। उसने मेरे साथ जो अन्याय किया उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। तो गांव वालों को शक होता है, चर्चा होती है आपस में कि अलगू चौधरी के बैल को जहर देकर इसी ने मारा होगा। अब ये बात अलगू चौधरी तक भी पहुंचती है और अलगू चौधरी की पत्नी तक भी। तो दोनों औरतों के बीच जब एक आध बार टकराव होता है दोनों की पत्नियों का, तो बहुत झगड़ा होता है, एक दूसरे पर दोषारोपण होता है ये कहकर कि अलगू चौधरी के बैल को जुम्मन शेख ने ही मारा है। तो यहाँ पर हमेशा के लिए दोनों परिवार भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब अलगू चौधरी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है, क्योंकि बटाई से खेती दोनों दोस्त करते थे, अब वो हो नहीं रही है। बैल की जोड़ी उसके पास थी, कहीं दूसरों के खेत में काम आदि करने के लिए वो आमदनी के लिए उनका इस्तेमाल वो कर सकता था, लेकिन अब एक बैल की मृत्यु के बाद एक बैल का क्या करेगा। तो गांव में समझू साहू नाम का एक छोटा सा व्यापारी है जो गांव का गुड़ खरीद कर शहर ले जाता है इक्के पर, अर्थात जो बैलगाड़ी का छोटा रूप, एक बैल पर गाड़ी चलती है, तो उस पर लाद कर वो गुड़ ले जाता है और गांव से अपने दुकान में बेचने के लिए नमक और तेल लाता है। उस समय की जो ग्रामीण व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था भी और लेन देन की व्यवस्था, गांव में ही सारे व्यवहार होते थे। आपस में जो कुछ अपने पास पैदा होता है वो दूसरे को बेचकर दूसरे से चीज़ें खरीदी जाती थी। तो गुड़ के बदले में लोग दुकान से, साहू के दुकान से तेल और नमक ले जाते थे। अब समझू साहू को लगता है कि अलगू चौधरी का बैल अच्छा हट्टा कट्टा है, जिसके द्वारा वह शहर के एक से अधिक चक्कर लगा सकता है। पहले बैल से तो वह एक ही चक्कर लगा पाता था। तो समझू साहू को अलगू चौधरी द्वारा एक बैल बेचा जाता है और समझू साहू ने बैल पर इतने जुल्म किए हैं कि बैल 1 महीने बाद मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि दिन में वो एक ही नहीं तो कभी 2, कभी 3, कभी 4 चक्कर लगाता है। दिन रात उस बैल से काम करवाता है, लेकिन खाने के लिए चारा और पानी उसे समय पर नहीं देता, केवल रात को भूसा रूखा सूखा डालता है। तो 1 महीने बाद जब मृत्यु हो जाती है बैल की, अब सौदा जो तय हुआ था अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच, उस सौदे की रकम पाने के लिए, मांगने के लिए अलगू चौधरी समझू साहू के पास चला जाता है। लेकिन समझू साहू अलगू चौधरी द्वारा समझू साहू से पैसे मांगने पर उसे धोखा मिलता है समझू साहू द्वारा। समझू साहू का कहना यह है कि तुमने बीमार बैल मुझे दिया था और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पास न तो आप बैल के पैसे हैं देने के लिए, तुम्हारे बैल के कारण तो वैसे भी हम लूट चुके, बर्बाद हुए। क्योंकि जब वो गाड़ी पर सामान लाद कर ला रहा था, बैल नीचे गिर जाता है और उसी समय वह मर जाता है। आधी रात के समय वो चौथी चक्कर लगा रहा होता है जब बैल की मृत्यु होती है। लेकिन ये उसे अलगू चौधरी को नहीं बताता, तो केवल इतना बताता है कि उस रात तुम्हारे बैल की मृत्यु से मेरे इक्के पर जो सामान था वो भी सब लूट चुका, चोरी हो चुका, और मैंने जो पैसे कमाए थे वो भी चोरों ने लूट लिए। क्योंकि आधी रात को, उस समय यातायात के साधन नहीं थे, कोई मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी सड़कें नहीं थी। गांव से शहर जाने का छोटा सा कच्चा रास्ता, जिस पर ये इक्के की गाड़ी लेकर जा रहा होता है। और जब बैल आधी रात के समय उसकी मृत्यु हो जाती है, वो गाड़ी पर चलाते समय धम से नीचे गिरकर मर जाता है। तो आधी रात के बाद सुबह होने तक का इंतज़ार करने वाला अलगू चौधरी सामान को ना तो छोड़कर जा सकता है, ना तो उठाकर लेकर जा सकता है। पैसे भी उसके पास है। उसी अवस्था में वो चिल्लम आदि पीते हुए, तंबाकू खाते हुए पूरी रात बिताने की कोशिश करता है जो आप बची हुई है, सुबह होने का इंतज़ार करते हुए। लेकिन नींद ना आए इसके लिए जितनी भी कोशिशें वह करता है, अंत में उसे नींद लग जाती है और उसी समय चोर आकर सारा सामान लूट कर ले जाते हैं और पैसे की पोटली भी उससे छीन कर ले जाते हैं। सुबह उठकर वह देखता है तो वह पूरी तरह से लूट चुका है, बैल तो मर चुका है और सामान भी नहीं, पैसे भी नहीं। तो इस प्रसंग को सुनाते हुए
सामने रखते हुए समझू साहू और उसकी पत्नी जैसे बरस पड़ते हैं अलगू चौधरी पर और बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा बैल ही बीमार था, इसलिए हमारा इतना नुकसान हुआ, हम किसी तरह से कोई पैसे नहीं देंगे। लेकिन अलगू चौधरी कहता है कि तुमने 15 दिन बाद आधी रकम और 1 महीने बाद पूरी रकम देने की तय की थी, ना तो मेरा बीमार बैल था और तुमने जो सौदा किया था तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो साहू की पत्नी आंगन में खड़े बैल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये हमारा बैल है, चाहो तो तुम 1 महीने तक इससे काम करवाओ और वापस हमारा बैल दे दो, बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो इस धोखे से वो बौखला उठता है अलगू चौधरी और इन दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा होता है उसे सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर समझाते हुए दोनों पक्षों को कहते हैं कि आपको पंचायत में इसका फैसला कराना चाहिए। तो साहू द्वारा बीमार बैल बेचने का आरोप, तो अलगू चौधरी द्वारा बैल खरीदने के पैसे न देने का साहू पर आरोप लगाया जाता है और पंचायत बैठती है तो साहू की ओर से अलगू का शत्रु अर्थात जुम्मन शेख को पंच के रूप में चुना जाता है। अलगू चौधरी को ऐसा विश्वास है पंचों पर कि वो सही न्याय करेंगे, लेकिन साहू ने यहाँ पर षड्यंत्र करते हुए जानबूझकर अलगू चौधरी के शत्रु अर्थात जुम्मन शेख को पंच के रूप में चुना है। पिछली पंचायत बैठी थी जिसमें दोनों के बीच शत्रुता हुई है, तो जुम्मन शेख अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए जानबूझकर अलगू के खिलाफ यानी साहू के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा, ऐसा साहू को विश्वास था, इसलिए उसे अलगू चौधरी के शत्रु जुम्मन शेख को वो पंच के रूप में चुनता है। लेकिन पंच के रूप में जब सवाल जवाब किए जाते हैं समझू साहू से, तो जुम्मन शेख भी उसे सवाल करता है और उन सवालों से उत्तरों से दोनों पक्ष की बातचीत सुनने से यह स्पष्ट होता है कि समझू साहू ने जो अलगू चौधरी से बैल खरीदा था वो शुरू में ना तो बीमार था, क्योंकि बीमार होता तो वो दिन में पहले 1 चक्कर, बाद में 2, 3 और 4 इस प्रकार गांव से शहर तक के इतने चक्कर कैसे लगा पाता। और पूरे गांव वालों ने और ख़ासकर जुम्मन शेख को पता था कि उसका बैल तो बीमार था ही नहीं। तो पूरी सच्चाई के साथ वह फैसला सुनाते हुए अंत में खड़े होकर सभी पंचों का फैसला सुनाते हुए कहता है कि अलगू चौधरी ने जो बैल बेचा था वो बीमार नहीं था, इसलिए उसे सौदे की रकम पूरी देनी पड़ेगी। साथ ही पंचों का जो मानना है, जो कुछ चर्चा हुई उससे स्पष्ट होता है कि साहू ने एक निराह पशु पर बैल पर अन्याय किया, उसके पर जो जुल्म ढाए, इस प्रकार गांव में अन्य कोई ऐसा व्यवहार न करे, इसलिए उसे दंड के रूप में कुछ राशि भी अलग से देनी पड़ेगी अलगू चौधरी को। लेकिन यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए साहू कहता है कि मैं पहले ही लूट पीट चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे में मैं सौदे की रकम बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाऊँगा, तो मेरे लिए ये दंड की राशि माफ़ की जाए। तो इसका पूरा अधिकार भी और ये सौदे की रकम, बेचे हुए बैल की रकम कब लौटानी है, इसका फैसला भी, उसकी सहूलत भी अलगू चौधरी को ही देने का अधिकार दिया जाता है कि वह जब चाहे वसूल कर सकता है पैसे, इस प्रकार अधिकार दिया जाता है। अब इस फैसले से अलगू चौधरी को तो न्याय मिल जाता है। अलगू चौधरी बहुत खुश हो जाता है। जब पहले जुम्मन शेख को पंच के रूप में वहाँ पर उपस्थित होते देखा था तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। उसे डर था एक पल के लिए कहीं ना कहीं कि जुम्मन शेख उसके विरुद्ध फैसला सुनाएगा, लेकिन पंचों पर, जो पंचायत व्यवस्था है, उस पर पूरा भरोसा भी उसे था और उस भरोसे का ये परिणाम हुआ कि उसके पक्ष में न्याय हुआ है। जुम्मन शेख को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो तब समझ जाता है कि पंच के रूप में जो न्याय करने वाला व्यक्ति होता है, सामूहिक रूप से जब किसी विषय पर वह अपना मत बता रहा होता है तो वह झूठ नहीं बोल सकता। वह पूरे ईमान के साथ, जो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है,
जो अच्छाई होती है उसी के साथ वह न्याय करता है और करना चाहिए। पंच के रूप में जो व्यक्ति सामने है उसमें जैसे ईश्वरत्व, जैसे खुदा आ जाता है और खुदा ही उसकी ज़ुबान से बोलता है। इसलिए अलगू चौधरी ने जो पहले फैसला सुनाया था मेरे विरुद्ध में, तो वो विरुद्ध में नहीं था, तो न्याय था। उसने कोई मुझसे शत्रुता नहीं की थी, केवल न्याय किया था। यानी पंच के रूप में प्रस्तुत व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का शत्रु होता है। अब जब दोनों में शत्रुता आई थी, उस शत्रुता को भूलकर जो मनसे एक फैसला सुनाता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपने मित्र से वह क्षमा मांगता है। अलगू चौधरी से क्षमा मांगते हुए दोनों मित्र फिर एक हो जाते हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में आदर्श की स्थापना की है कि कौन से आदर्श की, तो अच्छे मित्र का आदर्श, ईमानदारी का आदर्श, न्याय का आदर्श, कमज़ोरों के साथ उचित व्यवहार करने का आदर्श। कमज़ोर कौन? यहाँ पर जो मौसी है, खाला है जुम्मन शेख की, वह कमज़ोर है और उसके साथ यहाँ पर न्याय करते हुए दिखाया है। तो कमज़ोर पर उचित न्याय करने का आदर्श समाज को दिया है लेखक ने। और पशुओं के प्रति गहरी संवेदना भी यहाँ पर बैल पर हुए अत्याचार के माध्यम से जो चर्चा हुई है और उसे दंड भी, अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दंड के रूप में सज़ा सुनाई गई है। तो ये इस प्रकार से पशुओं के प्रति संवेदना भी लेखक ने जताई है। कहानी पर बनने वाले दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहानी का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है दोस्ती के आदर्श रूप को स्थापित करना। दोस्ती में एक दूसरे के प्रति विश्वास को महत्वपूर्ण माना जाता है और माना गया है। यहाँ पर अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो अलग अलग धर्मों के दो युवक दोस्त हैं और इनकी दोस्ती में जो विश्वास खोया था उसके कारण फिर से शत्रुता बनी थी। तो दोस्ती में विश्वास होना चाहिए और अंत में यह विश्वास कैसे फिर से पैदा हो जाता है उसे भी यहाँ पर दिखाया है। तो दोस्ती का आदर्श रूप स्थापित करने की कोशिश की है, जिसका चित्र गांव में आज भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा है न्यायदान में निष्पक्षता को महत्वपूर्ण मानना। यहाँ पर जो पंचायत व्यवस्था दिखाई गई है, पंचों के माध्यम से, पंच परमेश्वर के माध्यम से न्याय में निष्पक्षता को दिखाया है। कोई किसी का शत्रु या दोस्त नहीं होता जब न्यायदान करता है, तो इसी प्रकार होना चाहिए। न्याय में केवल सत्य को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तीसरा है समाज में जाति भेद को मिटाना। यहाँ अलग अलग जाति के दोनों दोस्तों को आपस में इतना घुल मिल गया हुआ दिखाया गया है, जिससे लेखक समाज में जाति भेद को मिटाना चाहते हैं। चौथा है स्त्री शोषण का विरोध करते हुए उसके साथ सही न्याय करना। जिस समय समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता था और विधवा, अनाथ ऐसी स्त्री को तो समाज में कोई स्थान ही नहीं था। यहाँ पर लेखक ने बताया भी, दिखाया है कि किस प्रकार मौसी अपना दुख सुनाती है तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है और न्याय मांगती है, तो उसके साथ न्याय होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से लेखक ने स्त्री शोषण के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। आगे कमज़ोर वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना। तो मौसी के माध्यम से जो कमज़ोर होते हुए भी अपने अन्याय के अधिकार के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है, लड़ती है और उसे न्याय मिलता भी है। ये भी कहानी का उद्देश्य है। तो कमज़ोर वर्ग को अपने आप को कमज़ोर मानकर अन्याय को सहना नहीं है, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। ये भी लेखक का उद्देश्य है। पशुओं के प्रति स्नेह भाव और संवेदना को जगाना। यहाँ बैल के माध्यम से बैल पर जो जुल्म ढाए गए और समझू साहू को पंचायत में जो दंड बिठाया गया, उस पर जो उसे दंड की राशि देने के लिए कहा गया, तो पशुओं के प्रति यहाँ पर गहरी संवेदना को व्यक्त करते हुए आगे कोई भी
किसी पशु पर इस प्रकार अन्याय न करे, इसके लिए भी चेतावनी दी गई या सचेत किया गया। तो ये भी एक कहानी का उद्देश्य है। अगला है आदर्शोन्मुखी समाज का यथार्थ चित्रण करना। समाज में हर तरह के आदर्श निर्माण करते हुए समाज का सच यानी यथार्थ चित्रण करना कहानी का उद्देश्य है। गांव का जो सजीव चित्रण इन्होंने किया है, गांव के जो पात्र हैं, जो चरित्र हैं यहाँ पर उद्घाटित किए हैं और उनके माध्यम से एक आदर्श समाज स्थापित करने की कोशिश, सत्य, न्याय निष्ठा, रिश्तों में विश्वास, अपनापन, आदर और किसी पर अन्याय न करना, ये सारी अच्छाई, अच्छे गुण, आदर्श मूल्य स्थापित करने की कोशिश कहानीकार ने की है। आखिरी है मनुष्य की सहज प्रवृत्ति में अच्छाई को बताना। पैदाइशी मनुष्य बहुत सहज और सभी मूल्यों से भरा हुआ एक अच्छा इंसान होता है जो किसी पर अन्याय नहीं कर सकता। यह यहाँ पर बताया है जब पंचायत में पंच अपनी सहज प्रवृत्ति से सामने वाले पक्ष के दोनों पक्ष की बातों को सुनकर जिस पर अन्याय हुआ है उसे न्याय का दान करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। तो इस माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य में अलग अलग काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, शत्रुता ये आदि भाव बाद में आते हैं, लेकिन पहले मनुष्य बहुत सहज होता है। तो उसी सहजता को पंचों में यहाँ पर दिखाया है। प्रेमचंद जिस प्रकार मनुष्य के बुनियादी स्वभाव को समझते हैं, ठीक उसी तरह वे तत्कालीन घटनाओं, परिस्थितियों से मनुष्य के भीतर उपजते लोभ और कपट को भी खूब पहचानते हैं। कथाकार के रूप में प्रेमचंद की उपलब्धि यह है कि वे सारे कपटों, प्रपंचों के बावजूद यह विश्वास नहीं छोड़ते कि मनुष्य को नेक और भला होना चाहिए। पंच परमेश्वर के अंत में जुम्मन और अलगू का गले लगकर रो पड़ना इसी का प्रमाण है और यही आदर्शोन्मुख यथार्थ है। कहानी के तत्वों की दृष्टि से पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा। तो सबसे पहले तत्वों में कथावस्तु आती है। 6 तत्व है कहानी के। कथावस्तु हमने पिछले स्लाइड में देखी है। दूसरा तत्व है पात्र, ये भी हमने देखे हैं पिछले स्लाइड में। तीसरा तत्व है संवाद। संवाद छोटे और सहज तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए और पंच परमेश्वर कहानी के संवाद उसी प्रकार हैं। देहात के पात्र है तो उन्हीं के अनुसार उनकी भाषा है। यहाँ पर नीचे दिया भी है, संवादों के कुछ उदाहरण दिए हैं। अलगू कहता है, क्यों आने को आ जाऊँगा मगर पंचायत में मुँह न खोलूँगा। खाला कहती है, क्यों बेटा? तो अलगू कहता है, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। इस प्रकार इन छोटे छोटे संवादों से कहानी का प्रभाव बनता है और गांव का सजीव चित्र भी हमारे सामने उभरता है। चौथी विशेषता, चौथा तत्व है कहानी का देश, काल और वातावरण। तो जिस कहानी का चित्रण हम देख रहे हैं पंच परमेश्वर, उसमें सन 1915 या 16 के भारत के ग्रामीण जीवन को उभारा गया है। तो भारत देश का चित्रण है। काल कौन सा है? तो 1915-16 का। और वातावरण ग्रामीण जीवन का चित्रण है। इस कहानी का उद्देश्य भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है। और 6वां तत्व है या छठा तत्व है आखिरी, कहानी के तत्वों में भाषा और शैली। तो अगले स्लाइड में हम कहानी की भाषा को देखेंगे। निम्न बिंदुओं से कहानी की भाषा कैसी है स्पष्ट होती है। जुम्मन की पत्नी करीबन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। दूसरा उदाहरण है, कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दुभर था मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना ज़रूरी था। यहाँ पर मौसी का चित्रण करते हुए लेखक ने
जिस विशेषणों से भाषा को उभारा है वो चित्र देखते ही बन पड़ता है। तीसरा उदाहरण है, यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। चौथा उदाहरण है, एक एक प्रश्न जो मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। पांचवा उदाहरण है, वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। यानी दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में बताने के लिए लेखक ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दोनों दोस्त कैसे मिलते थे, तो जैसे दो तलवारें मिलती हैं। और एक उदाहरण है यहाँ पर कि देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। शाम के समय ही रास्ते पर कोई दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार बताने के लिए सीधे सीधे कहने के बजाय इन विशेषणों से और बहुत सहज ढंग से, यदि देहात का रास्ता रात को बंद होता है कहते तो भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद होता है, तो इसमें भाषा की सहजता के साथ साथ विशेषता भी दिखाई देती है। तो प्रेमचंद की भाषा में वह विशेषता है कि पाठक एक बार कहानी को पढ़ता है तो वह आगे पढ़ता ही जाता है। पाठकों को बांध कर रखने की क्षमता और जिस जगह का वह चित्रण कर रहे हैं उसमें सजीवता लाने की क्षमता इनकी भाषा में है। शैली बहुत सरल है, खासकर ग्रामीण जीवन का चित्रण ही इनकी कहानियों में मिलता है। तो इस प्रकार वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।